Hello everyone. Welcome to once again in our new and innovative series is Mushkil Asan. In Mushkil Asan series, now we talk about the back bonding. Because this concept of back bonding, because in our textbook there is no a special type of treatment is given in our NCERT textbook. But in today's lecture, because our lectures are in such a way that we have to arrange such a type of topic that it's useful for you in the JEE as well as NEET examinations too. So हम पूरा बैक बॉन्डिंग का जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग के बारे में जब भी हम जिक्र करते हैं तो ज्यादातर जिक्र BF3 के बारे में ही होता है. डेफिनेटली हम BF3 से ही शुरू करेंगे और BF3 से शुरू करके हम उसको इतना पेनिट्रेशन करेंगे आपके साथ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये BF3 और ये बैक बॉन्डिंग क्या चीज होती है. समझ में आ रहा है? ये जो बैक बॉन्डिंग के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे मैं पहले आपको ये रिक्वेस्ट कर देता हूँ हर बार की तरह कि आप अपना नोट और पेन लेके बैठिए और पूरा जो लेक्चर्स है वो उसको आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते भी जाइए, आप समझते भी जाइए. तो अगर एक बार लिखा होगा तो आप दूसरी बार देख सकेंगे और उसका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा. तो ये पूरा जो मैं टॉपिक अभी आपको आज पढ़ा रहा हूं वो है बैक बॉन्डिंग के बारे में. देखिए, देयर आर ऑलवेज 3 टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग. एक जो मेरा होता है वो है पी पाई बॉन्डिंग होता है. दूसरा मेरा जो बैक बॉन्डिंग होता है वो है डी पाई बैक बॉन्डिंग. और तीसरा मेरा जो होता है वो है डी पाई बैक बॉन्डिंग. समझ में आ रहा है? देखिए, ये एक H2SO4 में होता है ये डी पाई. एक लेक्चर्स हमने जो वो डाला हुआ था कि हाउ टू कैलकुलेट पी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल. तो वो जो लेक्चर था आप खास देखिए उसको. मैंने जो एक पूरा लेक्चर्स डाला हुआ है तो पहले वो पी पाई डी पाई और एक होता है डी पाई बॉन्डिंग. लेकिन प्रेजेंटली हम ज्यादातर हम अभी पी पाई बॉन्डिंग पे ही हम ज्यादा अभी यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग के बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे. समझ में आ गया? चलो अभी शुरू करते हैं. हम पहले डेफिनेटली हम आपका जो इजी जो यहाँ पे जोन होता है वहीं से मैं आपकी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ. मैं शुरुआत ही BF3 से करना चाहता हूँ क्योंकि सभी बच्चे को मालूम है कि BF3 तो सर अजी हमें बैक बॉन्डिंग में पता चल ही रहा है. फिर से देखिए, हम पहले BF3 का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. तो यहाँ उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरोन में 3 होते हैं और फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं. इनटू 3 होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 24. हमारी जो ट्रिक थी डिवाइडेड बाय 8, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? 3. और 3 से मुझे क्या मिलेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये पूरा ट्रिक वाला पोर्शंस मैंने हाइब्रिडाइजेशन जब भी समझाया हुआ था तो आप फिर से वो पूरा लेक्चर्स मैंने वो ट्रिक वाला डाला हुआ था और कई एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए थे. समझ में आ गया? तो BF3 वाला है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और हमें मालूम है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पे बॉन्ड एंगल 120 का ही होता है और उसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी को यहाँ पे पता चल ही रहा है. अभी देखिए, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप किस तरह से बन रहा है वो मैं हाइब्रिडाइजेशन भी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे से भी मैं दिखाना चाहता हूं. हमें मालूम है कि 5 नंबर बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी? यहाँ पे हीलियम है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 है और दूसरा क्या है? 2p1. समझ में आया? यहाँ पे 2p1 है. ये ग्राउंड स्टेट के बारे में मैंने बात यहाँ पे की है. अब देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन देखिए हम इसके घर में तो 3 गेस्ट आ रहे हैं तो उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो बोरोन क्या करेगा? अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा नेचर में से एनर्जी लेके. तो उसने क्या किया हुआ है? जो हीलियम तो था ही, वो तो हमें मालूम है, लेकिन जो उसके 2s के जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेड होके वो कहां पे चले गए हैं? अभी वो चले गए हैं यहाँ पे. कहां पे चले गए हैं? देखिए, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया. ये तो 2s वाला था, ये हमारे पास 2px वाला है, ये 2py है और 2pz अभी एम्प्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. अब समझिए,
समझ में आ गया? अभी जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल है, वो उसका ओवरलैपिंग मींस हाइब्रिडाइजेशन करके वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो भी हमें मालूम है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कि उसके लिए मैं आपको थोड़ा इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ड्रॉ करके मैं दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास जो मैं अभी आपको दिखाना वो बोरोन है, तो उसका जो एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है और ये तीसरा sp2 है। तीनों 120 के एंगल में यहाँ पे हुए हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको जो बताना चाहता हूं तो वो कुछ इस तरह से होगा ना। यहाँ पे जो मेरे पास हेलोजन है, मेरे पास क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगी, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग हम उसको बोलते हैं। ये जो सिग्मा फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे उसने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया हुआ है। तो तीनों जो उसने हेड ऑन ओवरलैपिंग करने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का इस तरह से हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी एक ऑर्बिटल ऐसी है, किसकी? बोरोन की, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था ये 2pz वाली, वो अभी क्या है? यहाँ पे एम्प्टी है, वो यहाँ पे खाली हुई है, पड़ी हुई है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। अभी हम देखेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा ना। देखिए, ये बोरोन है, ये मैंने दिखाया था फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। तो हम देखेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन, इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका बॉन्ड एंगल भी मुझे अच्छी तरह से 120 वाला बॉन्ड एंगल भी मुझे दिख रहा है। अब पहले से देखेंगे ना, तो ये जो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो इसमें कितना बोरोन के पास कितना है? 1 2 3, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है। आपको समझ में आ गया? ये 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है और 8 से कम होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाइपो। हाइपो यानी कम, लो हो गई, तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है? हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। तो हाइपोवैलेंट होने की वजह से वो क्या करेगा? तो वो उसका जो थोड़ा बिहेवियर है, हमें मालूम है ना, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करना चाहते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है या नहीं है वो भी हम देखना चाहते हैं। क्लियर? अभी तक तो आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि मैंने अभी BF3 के बारे में ही बात की थी। अभी बैक बॉन्डिंग के बारे में अब यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग में आप देखिए, मैं आपको फिर से यही स्ट्रक्चर्स में दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे बोरोन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। क्लियर? अभी बोरोन की ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे दिख रही है वो भी है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। लेकिन फ्लोरीन के पास वो लॉन पेयर होते हैं, हमें मालूम है वो लॉन पेयर है फ्लोरीन के पास। तो ये जो लॉन पेयर होते हैं हम यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, ये पूरा मेरा भरा हुआ है ये लॉन पेयर। तो वो क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे वो डोनेट करेंगे। यहाँ पे कई बार किसी को क्वेश्चन होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि देखिए इसको तो चाहिए, क्योंकि उसका हाइपोवैलेंट होने की वजह से हम चार्ज में देखेंगे ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि उसका लॉन पेयर है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा होगा। तो वो टोटली वो न्यूट्रल होने की वजह से, वो न्यूट्रल होने की तरफ जाने के लिए वो यहाँ से यहाँ इस तरह से बॉन्ड को वापस वो उसको बैक बॉन्डिंग करना चाहते हैं। देखिए, ये जो मैंने बैक बॉन्डिंग अभी आपको दिखाया हुआ है, वो बैक बॉन्डिंग आप देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो वो क्या हुआ, ये जो बैक बॉन्डिंग है वो p पाई, क्योंकि उसकी भी p पाई इलेक्ट्रॉन था, इसके भी p इलेक्ट्रॉन था, तो उसने p पाई वाला साइड बॉन्डिंग किया हुआ है, क्योंकि पाई तो हमेशा साइड बॉन्डिंग में ही होता है। समझ में आ गया? फिर से मैं आपको 2p, देखिए मैं फिर से फिक्स करता हूं, 2p पाई वाला यहां पे मुझे साइड बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। क्लियर? अभी यहाँ पे कई बच्चे को ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर जी ये थियोरेटिकल पोर्शन है या प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा होता है? नहीं, देखिए बच्चे, जो भी प्रैक्टिकल होता है तो ही हम थियोरेटिकली समझा सकते हैं। ऐसे थियोरेटिकली तो वो हाइपोथेसिस में चला जाएगा, और कोई भी हाइपोथेसिस होती है तो उसके लिए भी उसको दिखाने के लिए कोई एविडेंस तो मुझे देने चाहिए।
तो मैं आपको एविडेंस बॉन्ड लेंथ से या बॉन्ड ऑर्डर से भी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए मैं किस तरह से आपको यहां पे फिर से ये पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास यहां पे मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास बोरोन है, राइट। यहां पे क्या है, फ्लोरीन है, यहां पे भी फ्लोरीन है और यहां पे भी फ्लोरीन है। ये हमें मालूम था, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। और ये जो मेरे पास लॉन पेयर वाली ऑर्बिटल है, राइट, ये पूरा लॉन पेयर वाला था। उसने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग किया हुआ है, जो हमने 2p पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया था। अभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, नॉर्मल बॉन्ड होता है, तो B और F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, फिर से मैं दिखा रहा हूं, किसकी, B और F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, थियोरेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो क्या होती है, 1.52 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे प्रैक्टिकल यहां पे मिल रहा है, वो 1.30 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए मेरे पास ये फिर से बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि ये पॉइंट से ही मैं शुरू करता हूं, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, सभी टीचर्स यहीं पे खत्म कर देंगे। नहीं, मेरा यहाँ जहां से खत्म होगा वहीं से हम शुरू करेंगे। समझ में आ गया। देखिए मैं यहाँ पे फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूं, ये लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर उसको यहाँ पे डोनेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो कि उससे F है, यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, इसका चार्ज माइनस हो गया, और ये डबल बॉन्ड F ये प्लस में हो गया। फिर क्या होगा, तो हमें मालूम है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से मुझे इस तरह से भी मिलेगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है आप देख रहे हैं वो यहाँ चले जाएंगे तो उसके यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको। फिर से तो इस तरह से मुझे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, ये माइनस है और ये प्लस में भी चला गया है। उसी तरह से हम देखेंगे तो ये जो मेरा पास BF वाला है, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड F हो जाएगा और यहाँ पे F हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस। तो उसका जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, तो उसका जो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा ना। यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, तो ये इस तरह से F वाला का जो पाई इलेक्ट्रॉन जो उसके होते हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए तो पहला इफेक्ट आपको ये दिखाई देगा, उसके जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, अब देखिए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या यहाँ पे कितना है, एक ही होगा ना। मुझे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल देखेंगे तो एक है, लेकिन एक नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी चल रही है, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1-2 इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम तो यहाँ पे 1.33 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि अभी इस तरह से हम नहीं दिखा सकते कि 1.33, लेकिन ये डबल बॉन्ड तीनों जगह पे स्प्रेड होने की वजह से नियर अबाउट 1.33, इट्स नियर अबाउट 1.33 की तरफ चले गए हैं। तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन 646 किलो जूल पर मोल एनर्जी है उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। समझ में आ गया आपको मैंने क्या दिखाया आपको कि BF3 वाला जो बंदा है उसमें किस तरह से बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग के लिए मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास लॉन पेयर होना चाहिए, और वो लॉन पेयर वो एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट करना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। तो कई बच्चे ऐसा भी हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर जी तो ये BCl3 में भी होगा ना। देखेंगे BCl3 में, देखिए बोरोन और क्लोरीन के बीच की जो थियोरेटिकल मुझे यहाँ पे मिल रही है वो है 1.87 एंगस्ट्रॉम, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है वो है नियर अबाउट 1.76 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। यानी बॉन्ड लेंथ तो कम हो रही है, यानी कुछ बैक बॉन्डिंग वाला पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो कितनी गिरी हुई थी 1.52 to 1.30, यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। यानी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पावरफुल है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है, वीक है। उसकी वजह क्या है, तो दोनों में बोरोन तो है ही, तो बोरोन का तो 2p पाई है, लेकिन यहाँ पे उसका 3p पाई का ओवरलैपिंग हो रहा है।
इसमें क्या होगा, क्लोरीन का वो होगा ना, वो थोड़ा ज्यादा लंबा और थीन होगा, तो उसको वो सिमेट्री करने के लिए उसका जो उसको अच्छी तरह से ओवरलैपिंग, क्योंकि एक तो साइड ओवरलैपिंग वीक ही होती है और उसमें भी उसका जो साइज है, उसकी जो सिमेट्री है वो उसको वो थोड़ा उसको परेशान कर रही है BCl3 को। यानी BCl3 में डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग है, लेकिन जो उसका पावर होता है बैक बॉन्डिंग का, राइट, जो साइड बॉन्डिंग का जो पावर होता है, तो ये जो पावर यहाँ पे मैं साइड बॉन्डिंग का देख रहा हूं वो क्या है, थोड़ा कम हो रहा है। तो उसकी वजह से BCl3 में डेफिनेटली है, लेकिन इसमें इतना डिफरेंस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पहले हम BF3 पूरा खत्म कर देते हैं। अभी एक बार ये होता है कि सर ये BF3 है वो लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। हाँ जी, दिखा रहे हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो जैसे मैं उसको एमोनिया के साथ जोड़ूंगा, तो एमोनिया अपने लॉन पर उसको देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बना सकते हैं। तो उससे उसकी कोवेलेंसी क्या हो गई है, तो अभी उसकी सर जी कोवेलेंसी 4 हो गई है। BF3 वाला था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ये अपना लॉन पेयर उसको दे रहे हैं, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 होने की वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया है, sp3 हो गया है। तो उसका जो BF वाला जो बॉन्ड लेंथ था वो 1.38 एंगस्ट्रॉम पे चला गया है। यानी पहले क्या था 1.30, अब 1.38 एंगस्ट्रॉम पे वो चला गया है, क्योंकि अभी बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी लॉन पेयर दे रहे हैं, यानी उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में वो 4 आ गए हैं, यानी अभी वो फ्लोरीन वाला अपना बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो लास्ट पोर्शन आता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग का जो प्रोसेस हम देख रहे हैं। फिर मैंने अभी आपको बोला था कि जो बनाना बॉन्डिंग, क्योंकि मैं एक पॉइंट में बनाना बॉन्डिंग के बारे में भी एक लेक्चर्स पूरा मुश्किल आसान जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें मैं लेना चाहता हूं। और फिर दूसरी तरह से हम देखेंगे तो कई तरह से हम उसको अलग अलग लेक्चर्स में भी हम देखना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि मेरे पास BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, मेरे पास बोरोन ट्राइक्लोराइड है और मेरे पास बोरोन ट्राइब्रोमाइड है, राइट। तो उसमें जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आना चाहिए, बैक बॉन्डिंग का जो मुझे ऑर्डर मिलना चाहिए वो क्या होगा। बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आपको मालूम हो गया, अच्छा वाला बैक बॉन्डिंग कौन सा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि उसमें क्या होता है 2p पाई वाला होता है, इसमें 2p पाई 3p पाई होता है, इसमें 2p पाई 4p पाई होता है। ये ब्रोमीन है ना, तो उसकी p ऑर्बिटल्स तो बहुत ज्यादा खुले और बोरोन तो बिल्कुल छोटा वाला है, तो उससे उसका ओवरलैपिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये जो ऑर्डर है वो बैक बॉन्डिंग का मैंने दिया हुआ है। मैंने ये तो आपको बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर समझा दिया हुआ है कि अच्छा वाला है ये है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से डाले जा रहे हैं कि सर जी लुईस एसिड कैरेक्टर के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। यानी मेरे पास BF3 है, मेरे पास BCl3 है और मेरे पास BBr3 है। ये पूरे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में ही मैं आपके साथ समझ। अब देखिए, जैसे बैक बॉन्डिंग अच्छा वाला होता है, अच्छा वाला होने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो यहाँ पे हमें मालूम है ना कि वो क्या आता है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले थे, हाइपोवेलेंट कंपाउंड थे, इसी वजह से तो बैक बॉन्डिंग हुआ, यहाँ पे उसको मिल रहा है। समझ में आ गया। तो वो अभी लुईस एसिड का बिहेवियर कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा वाला बॉन्डिंग नहीं मिल रहा है। यानी बोरोन को अभी भी ऐसा कुछ है कि कोई मुझे मिले, कोई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे तो मैं एक्सेप्ट करने की चाह रखता हूं। यहाँ पे तो बहुत चाह रखते हैं, तो ये ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, बिल्कुल अपोजिट हो गया है। तो ये लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये BF3 के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आपने पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 13 में कि बोरोन है, उसमें BF3 के बारे में मैंने अभी आपको समझाया। तो कई बच्चे सर जी तो AlCl3 होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है कि सर जी AlCl3 होते हैं, AlCl3 में फिर से दिखाना चाहता हूं, तो वो Al2Cl6 की तरह डाइमर जो होते हैं वो डाइमर फॉर्म में होते हैं।
यस, तो होते ही है। लेकिन जो BF3 वाले बंदे हैं वो बिल्कुल मोनोमर में ही होते हैं, वो डाइमर नहीं हो सकते, ये मोनोमर नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चंस है, वो पूछा गया है। तो मैं अभी हम इसके लिए भी बात कर रहेंगे। देखिए AlCl3 के बारे में मैं आपको थोड़ा ऐसा भी समझाना चाहता हूं कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हमें मालूम है क्लोरीन है, फिर एल्यूमिनियम के साथ इस तरह से जुड़ेगा, ये क्लोरीन यहां से, ये Al2Cl6 का आप देखेंगे ना, तो ये जो हम दिखा रहे हैं वो 3p पाई बॉन्डिंग यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। देखिए आप सिर्फ फिर से समझिए, 3p पाई बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे मैं पॉइंट, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 3p पाई है, लेकिन BF3 में क्या था 2p पाई। जितना नजदीक होगा तो ये इतना स्ट्रांग नहीं है बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये इतना नॉट स्ट्रांग, ये इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि AlCl3 अगर बैक बॉन्डिंग करते हैं तो बैक बॉन्डिंग में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3p पाई होगी, तो वो उतना बढ़िया तरह से वो नहीं करता है। तो ओके फाइन, तो इसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया तरीके से नहीं करता है लेकिन करता तो है ही ना। नहीं, इसमें क्या होगा कि अगर एल्यूमिनियम अपनी जो कोवैलेंसी होती है, अगर एल्यूमिनियम अपनी जो कोवैलेंसी 4 कर दे यानी वो डाइमर में मीन्स वो sp3 में चला जाए, तो 4 करने की वजह से वो अच्छा डाइमर बना सकते हैं। और डाइमर बना के वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि उसने क्या किया, एक तो कोवैलेंसी करके 4 में चले गए, तो वो चारों सिग्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स में चले गए हैं, तो उसमें डाइमर में इसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी वजह से वो डाइमर क्या है, बना रहे हैं, बट वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है ना वो तो लास्ट ऑर्डर में आता है, इसलिए वो बैक बॉन्डिंग की चाह में नहीं है। तो फिर BF3 में क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? तो देखिए BF3 वाले बंदे हैं तो उसमें बैक बॉन्डिंग से ही, BF3 में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से ही वो स्टेबिलिटी अपना यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। सो BF3 में बैक बॉन्डिंग होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबिलिटी वो कर सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, BF3 में तो बैक बॉन्डिंग किस में है, 2p पाई में है। अगर मुझे BF3 में इन BF3 में बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी 2p पाई से, तो अभी अगर आपको उसमें डाइमर बनाना तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 2p पाई बॉन्ड वो BF3 वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बोला था उसके लिए 646 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो पहले इतनी एनर्जी लेके वो डाइमर बनाने की क्यों करेगा, क्योंकि BF3 में ही वो स्टेबल होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन BF3 डेफिनेटली देयर इज अ बैक बॉन्डिंग ही होता है, राइट। वो डाइमर नहीं बनाएगा और ये डाइमर ही बनेगा, क्योंकि उसके बैक बॉन्डिंग में उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, डाइमर में ज्यादा होती है। उसको डाइमर बनाने के लिए आपको बैक बॉन्डिंग में आपको ज्यादा एनर्जी देने की वजह से BF3 है वो बैक बॉन्डिंग में ही जाएगा, वो डाइमर में नहीं जाएगा। चलो ये तो आपने देख लिया होगा। अभी आपको ये बताना पड़ेगा कि कहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, कब। जैसे नाइट्रोजन वाले बंदे होते हैं, ऑक्सीजन वाले बंदे होते हैं, फ्लोरीन वाले और कार्बन वाले। ये जो चारों मेरे पास बंदे होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, उसके पास भी लॉन पेयर है, उसके पास भी लॉन पेयर है और इसके पास भी लॉन पेयर है, राइट। तो ये जो हम देख रहे हैं वो ज्यादा अच्छे वाले लॉन पेयर डोनर है, यहां पे ही बैक बॉन्डिंग होगी। आपको बैक बॉन्डिंग BF3 तो ओके फाइन, यहाँ पे पॉसिबल है और सेकंड पीरियड में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 2p पाई का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। कार्बन वाले के पास भी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी लॉन पेयर है, ऑक्सीजन में भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन में भी लॉन पेयर है। तो आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में कि भाई कब मुझे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दिखाई देगी, तो अभी आपका जो लुकआउट है वो यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो यहां तक तो सभी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मेरा अभी यहां से एक और अलग बात मैं यहाँ पे आपके साथ करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन मैं जो ये बात अभी जो मेरे हो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि यहां पर तक तो हम सभी को मालूम है ये मेरा बैक बॉन्डिंग का पार्ट 1 है, फिर मैं बैक बॉन्डिंग का पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी क्या होगा बैक बॉन्डिंग पार्ट 2 में मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
कि आप फ्यूचर में है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में COCO4 यानी कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट वाले कंपाउंड में भी बैक बॉन्डिंग किस तरह से होती है। दूसरे मेरे पास एक फॉस्फीन है और एक मेरे पास PF3 होता है। तो फॉस्फीन और PF3 दोनों में बॉन्ड एंगल में क्या दिक्कत आ रही है, बॉन्ड एंगल क्यों है, तो उसके पीछे भी गेम है बैक बॉन्डिंग की। फिर मेरे पास एक BF3 है और एक BF4 माइनस है। तो BF3 और BF4 माइनस में बोरोन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ में क्या सभी में सेम ही है, क्यों है। फिर आपने एक पी ब्लॉक में देखा होगा बोरोजीन, वो जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, तो वो बैक बॉन्डिंग से क्यों स्टेबल हो पा रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हम उसको बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये वर्क कर रहा है। आप देखिए ये वर्क कर रहा है ऑर्गेनिक में भी। मैं आपको ऑर्गेनिक में भी एक दो एग्जांपल और दूंगा। जैसे मेरे पास CH2OH का कार्बोकेटाइन है और मेरे पास CH2SH का कार्बोकेटाइन है, तो उसमें से ज्यादा स्टेबिलिटी किस में है। उसी तरह से CH2Cl और CH2F वो दोनों तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं, तो उसमें भी किस में है, तो वो मैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।